हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम ग्रामर सीरीज के अंतर्गत लेकर के आए हैं टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं कि आखिरकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नाम क्या है इसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात वह एक्शन जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो, जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते किसको है? तो जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसी को हम कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इट मीन्स जब वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ होता है तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। किसके साथ इसका यूज किया जाता है? तो एम इज आर, प्रेजेंट में एम इज आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग किया जाएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग किया जाएगा। समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस कहां पर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस की अगर हम बात करें, टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एम इज आर का यूज़ करना है। अब यह एम इज आर किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं? तो हमने पढ़ा है कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करेंगे एंड इन लास्ट ही, शी, इट, नेम, या फिर हमारा कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या फिर कोई सा सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल है तो इन दैट केस वी यूज इज। बात समझ में आ गई? सबसे पहले कौन किसका उपयोग करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से हम एम इज आर का यूज करते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें एम का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल है तो आर का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट सिंगुलर है तो इज का यूज़ करना है। अब हम समझते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टूडेंट्स ब्लैंक कमिंग। अब यहाँ पर बात होती है कि हम एम का यूज़ करें, इज का यूज़ करें या फिर आर का यूज़ करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इन दैट केस हमें यह समझना है कि ये जो स्टूडेंट्स है यह सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर अनकाउंटेबल है। सर सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? तो सिंगुलर मतलब एक होता है, प्लूरल मतलब एक से अधिक होता है, और अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते। स्टूडेंट्स मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, और एक से अधिक मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या यूज़ किया जाना चाहिए? स्टूडेंट्स आर कमिंग। क्या यूज़ किया जाना चाहिए? स्टूडेंट्स आर कमिंग। ठीक है, ये बड़ा ही इजी सा एग्जांपल हमने दिया था। हम बात क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर का उपयोग करना। ठीक है, आप थोड़ा सा हिंदी अगर सेंस इसका समझने का चाहे अगर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वे आ रहे हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसके यूजेस को। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूअसली ऑफ
कंटिन्यूसली ऑफ द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, उस समय अगर कोई कंटिन्यू है, जब कोई एक्शन कंटिन्यू है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। जैसे द बॉयज़ आर स्विमिंग, द बॉयज़ आर स्विमिंग, बच्चे तैर रहे हैं इन द स्विमिंग पूल, कहाँ पर? स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट है ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है कहाँ पर? इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। नाउ अडेज मीन्स आजकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ की है कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जो एम इज आर, आप समझिए यहाँ पर आर क्यों लगाया? क्योंकि जो बॉयज़ है वह क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर का। और यहाँ पर ही इज़ क्यों लगाया? क्योंकि हम ही के साथ किसका यूज़ करते हैं? इज़ का। यह बात हमने यहाँ पर भी पढ़ी है क्या, कि ही के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, और बॉयज़ क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, और कब हम उपयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का? तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई एक एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है, बट नॉट नेसेसरीली, यह जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि वह बोलते समय ही वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब क्या, कि हम बात करते हैं कि कोई सी एक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब हम बोल रहे हैं उसी समय हो। जैसे कि आजकल मैं शाम में रामायण पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं शाम में रामायण पढ़ रहा हूँ। तो अब ये देखिए, आजकल मैं रामायण पढ़ रहा हूँ मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तब कॉन्टिन्यूस नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन हाँ आजकल कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या चीज़ नेसेसरी नहीं है? कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन प्रोग्रेस में हो, बोलते समय वो एक्शन प्रोग्रेस में हो, लेकिन फिर भी उसे किसी के अंतर्गत रखा जाएगा, फिर भी उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत रखा जाएगा, फिर भी उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग दीज डेज। अब देखिए एक बात बहुत ही अच्छी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा कि जब किसी भी टेंस में क्वेश्चन वर्ड फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है, तो क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, प्लस जो भी हम हेल्पिंग वर्ब उस स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं वह फिर सब्जेक्ट, और उसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार जो भी वर्ब का फॉर्म रहेगा, रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब भी कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एम इज आर है, एंड प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और एम इज आर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या जब हम क्वेश्चन वर्ड फ्रेम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है उस रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या यूज़ किया है? क्वेश्चन वर्ड, फिर आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है? सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है या ये रिमेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, तो व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग, ये आई के अकॉर्डिंग एम का यूज़ किया, हमने पढ़ा था पहले क्या, कि आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एम का यूज़ करते हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर पर एक बुक लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ अ बुक, एक किताब, ऑन ग्रामर, ग्रामर पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। देखिए यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं ग्रामर पर हम बुक लिख रहे हैं,
हैं तो यह इस समय कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि इस समय तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है इस टाइम पीरियड में वह कार्य कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जब बोल रहे हैं उस समय जरूरी नहीं कि वो कार्य कंटिन्यूस हो, लेकिन फिर भी अगर हम आजकल उस कार्य को कर रहे हैं तो उसे कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं रूल कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड, अगर हमने किसी एक्शन को फिक्स्ड प्लान कर लिया है फॉर द नियर फ्यूचर तो उसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत बता सकते हैं। अगर नियर फ्यूचर में अगर हमने किसी एक्शन को प्लान कर लिया है तो उसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत बता सकते हैं। जैसे माई स्कूल इज क्लोजिंग सैटरडे नेक्स्ट, ठीक है, अगले सैटरडे हमारा स्कूल जो है बंद हो रहा है, अगले सैटरडे हमारा स्कूल जो है वो बंद हो रहा है, मतलब ये फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि सैटरडे हमने फिक्स्ड कर दिया, सैटरडे हमने फिक्स्ड कर दिया। फ्यूचर एक्शन के लिए अगर वह प्री प्लान्ड है, अगर कोई सी फ्यूचर एक्शन प्री प्लान्ड है तो उसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत बता सकते हैं। तो द स्कूल इज क्लोजिंग सैटरडे नेक्स्ट, अगले सैटरडे स्कूल क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट है माई अंकल इज अराइविंग, हमारे अंकल जी आ रहे हैं हियर टुमारो, कल हमारे अंकल जी आ रहे हैं। तो यह भी क्या हुआ, फ्यूचर की अगर कोई एक्शन प्री प्लान्ड है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ बता सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ किया जाता है, तो एम इज आर के साथ वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट समझते हैं अवांछनीय आदतों को व्यक्त करने के लिए जिसके साथ ऑलवेज का प्रयोग हो। जैसे कि भैया हमने देखा है अवांछनीय आदत क्या, जो नॉट नेसेसरी है। नॉट नेसेसरी कैसे? अनडिज़ायरेबल हो, अनडिज़ायरेबल जिसकी कोई डिज़ायर नहीं हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, स्पेशली विद एडवर्ब, और उसमें एडवर्ब कौन सी यूज़ की जाए, ऑलवेज। अगर ऑलवेज एडवर्ब के साथ हम किसी ऐसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो अनहेबिचुअल हो या अनवांटेड हो, ठीक है, या जो डिज़ायर मतलब जिसको कहा जा सकता है कि अवांछनीय, जो कि लीगल नहीं हो, तो ऐसी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे वह अक्सर बातें करता रहता है, जब वह अक्सर बातें करता रहता है तो यह तो है उसकी हैबिट है, ठीक है, लेकिन अवांछनीय हैबिट्स है, ठीक है, तो इनको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो अक्सर प्रश्न पूछता रहता है। राम इज ऑलवेज डूइंग हिज होमवर्क, राम सदा उसका होमवर्क किया करता है। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारे लिए अनडिजायरेबल एक्शंस है, तो इन्हें भी हमने किसके माध्यम से बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कैसे पहचाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो एम इज आर के साथ जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। एम इज आर के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, कहां पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, विथ द फॉलोइंग वर्ब्स एंड वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड, अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया कि कुछ ऐसी फिक्स्ड वर्ब है जिनके साथ आप ना तो आईएनजी लगाएंगे और ना ही उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं समझते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंसेस मतलब क्या होता है, जिनसे आप संवेदना फील करते हो, जिसको हम बोलते हैं जिससे हम परसीव करते हैं, ठीक है। जैसे फील मीन्स महसूस करना, हियर मीन्स सुनना, सी मीन्स देखना, स्मेल मीन्स सूंघना, ठीक है, या उसकी गंध आना, है ना, नोटिस आने ध्यान देना, टेस्ट आने स्वाद चखना, ठीक है, या स्वाद होना, ठीक है। तो ये वर्ब अगर हम इनका उपयोग हमारे सेंस के इसमें कर रहे हैं तो इन दैट केस हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम यह नहीं कहेंगे कि आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। एग्जाम में इसी तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कहा जाएगा कि भैया इसमें एरर बताओ,
समझ में आई बात। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और आपको कहा जाएगा कि एरर बताओ, आप क्या करेंगे। आई के हिसाब से एम लगा हुआ है, सही बात है। एम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, सही बात है। यह एक फ्रेज हो गया, एक क्लोज हो गया। यू के साथ आर लगा हुआ है, आर के साथ राइट है, सही है, आप इसको सही मान लेंगे। लेकिन यह कौन सी एक्शन है, यह हम सेंस की बात हो रही है, यहाँ पर महसूस होने की बात है, लगने की बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हो या आप सही नहीं हो, तो मुझे लगता है, यह एक सेंस है, यह मेरा सेंस कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सेंस वाली बात हो तब हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम फीलिंग क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा यहाँ पर आई फील, मुझे लगता है। ये जो वर्ब्स दी हुई है, इन वर्ब्स को मोस्टली हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही उपयोग करेंगे। इन वर्ब्स को मोस्टली हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इनका उपयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इनका उपयोग नहीं करेंगे। आई एम फीलिंग नहीं होगा, आई एम हियरिंग नहीं होगा, आई एम सीइंग नहीं होगा, आई एम स्मेलिंग नहीं होगा, आई एम नोटिसिंग नहीं होगा, आई एम टेस्टिंग नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं हम, यह कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि एम इज आर के साथ, एम इज आर के साथ कौन सी वर्ब, वर्ब्स ऑफ सेंस, वर्ब्स ऑफ सेंस में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम नहीं करते हैं। किसके लिए, वर्ब्स ऑफ सेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स ऑफ सेंस, ये करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इन वर्ब्स का यूज हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक वर्ब दी हुई है हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। जब हियर का मतलब सुनना हो, ये सुनाई देना हो, तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंस की बात हो रही है कि मैं सुनता हूँ, मुझे सुनाई देता है। लेकिन एक हियर जो होता है, एक जो हियर होता है, हियरिंग, इसका मतलब होता है सुनवाई करना या सुनवाई जो कि कोर्ट में होती है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसके साथ आईएनजी लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई करना या सुनवाई होता है। हियरिंग का सेंस जब सुनवाई होता है तो वहाँ पर आईएनजी लगाया जा सकता है। लेकिन हियर का मतलब जब सुनना हो या सुनाई देना हो तो वहाँ पर आईएनजी नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि भैया अगर एफ डबल ई एल फील, ठीक है, फील का मतलब अगर लगता है, अगर फील का मतलब लगता है तो फिर हम आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर फील के बाद कोई एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, फील के बाद कोई एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। अगर फील के बाद एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है तो फिर हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, या फिर आई एम फीलिंग, तो इन दैट केस ये करेक्ट होगा। यहाँ पर हम एम के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर फील के साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ नहीं कर रहे हैं और महसूस होना के सेंस में अगर सामान्यतः बात कर रहे हैं तो इन दैट केस हम वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे। कौन सी वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे, तो वर्ब ऑफ सेंस के साथ। ये बात समझ में आ गई। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि अगर वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, अगर किसी वर्ब्स के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं और अगर हम इमोशंस बता रहे हैं, कौन सी वर्ब्स के माध्यम से, वांट के माध्यम से, विश के माध्यम से, लव, हेट, लाइक, फियर, प्रीफर, रिफ्यूज, होप, ये वर्ब्स को रट लेंगे फ्रेंड्स। इन वर्ब्स को रट लेंगे। इनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म उस समय नहीं लगाएंगे जब यह किसी व्यक्ति की फीलिंग को बता रही होगी, जब किसी व्यक्ति के इमोशंस को बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए,
ठीक है, या मैं मोबाइल चाह रहा हूँ, या मैं मोबाइल चाह रहा हूँ, डिज़ायर है मेरी, तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं यूज़ करेंगे कि आई एम वांटिंग। भले ही मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वांटिंग, मुझे मोबाइल चाहिए या मैं मोबाइल चाह रहा हूँ, तो जब मैं आई एम वांटिंग मोबाइल लिखता हूँ तो दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे फीलिंग को बता रहा है, ये मेरे इमोशंस को बता रहा है, ये मेरी डिज़ायर को बता रहा है, और डिज़ायर एक फीलिंग है, इमोशन है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं वह इस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाऊंगा, इसको सिंपल प्रेजेंट में ही मुझे उपयोग करना होगा। इसका करेक्ट फॉर्म होगा कि आई वांट मोबाइल, आई वांटिंग मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। और कौन सी वर्ब है, आई एम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे अगर आप बोल रहे हो, आई एम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे अगर आप बोल रहे हो तो गलत होता है। भले ही आप बोल रहे हो कि वो मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है और आपने बोला कि ही इज विशिंग मी हैप्पी बर्थडे, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यह वर्ब्स कौन सी है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड इमोशंस, और जब कोई वर्ब फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हो तो उस समय हम उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो उस समय हम उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, ठीक है। ही लव्स मी आएगा, ही इज नॉट लविंग मी, इस तरीके का सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आई एम हेटिंग यू गलत हो जाएगा, आई हेट यू करेक्ट होगा, आई लाइक यू करेक्ट होगा, आई एम लाइकिंग यू गलत हो जाएगा, ठीक है। आई फियर सही होगा, आई एम फियरिंग अगर बोल रहा है कि भाई मुझे डर लग रहा है और आपने बोला कि आई एम फियरिंग, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। प्रीफर मतलब ज़्यादा पसंद करना, रिफ्यूज मीन्स मना करना, होप मीन्स एक्सपेक्ट या आशा करना, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ ये अगर वर्ब्स इमोशंस को बता रही है, फीलिंग्स को बता रही है, तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, अगर किसी वर्ब्स के माध्यम से आप थिंकिंग बता रहे हैं, सोच बता रहे हैं, ठीक है। कौन सी वर्ब्स? थिंक यानी सोचना, फील यानी महसूस करना, रियलाइज यानी महसूस करना, ट्रस्ट विश्वास करना, फॉरगेट भूलना, रिग्रेट पछताना, ठीक है। माइंड यानी उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, नो जानना, मीन यानी मतलब होना, सपोज यानी मानना, कि बिलीव यानी विश्वास करना, रिमेंबर मीन्स याद करना, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, ठीक है। ये वर्ब्स अगर ये हमारी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हमारी सोच के लिए हम इनको उपयोग कर रहे हैं इन वर्ब्स को, तो ऐसी स्थिति में इन वर्ब्स के साथ भी आईएनजी हम नहीं लगाएंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं चले जाऊँ, तो आई एम थिंकिंग, अगर आप आई एम थिंकिंग बोल रहे हैं तो दैट विल बी इनकरेक्ट। आपको आई एम थिंकिंग नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है फ्रेंड्स? आपको बोलना है कि आई थिंक, ठीक है, मुझे लगता है। आपने बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम थिंकिंग, जब ऐसा ही आपने बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये थिंक वर्ब सोचने के लिए है, और जब सोचने के लिए थिंक वर्ब का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। एम इज आर के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इन वर्ब्स का उपयोग हम किस में उपयोग नहीं करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन वर्ब्स का उपयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में से जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो है हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, आई एम थिंकिंग नहीं बोलते हैं, आई एम फीलिंग नहीं बोलते हैं, आई एम रियलाइजिंग नहीं बोलते हैं। तो सर फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं आई थिंक, आई फील, आई रियलाइज। इट मीन्स ये जितनी भी वर्ब दिख रही है, ये जितनी भी वर्ब दिख रही है, इनके साइन में ये जितनी भी वर्ब दिख रही है, एम इज आर, पास्ट में भी इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो एम इज आर वाज वर के साथ इन वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगा हो तो नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। इनके साथ इन वर्ब्स का उपयोग ही नहीं करते हैं, इनके साथ इन वर्ब्स का उपयोग नहीं करते हैं। इन वर्ब्स का उपयोग कैसा होता है? इन वर्ब्स का उपयोग होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन वर्ब्स का उपयोग होता है। इन वर्ब्स का उपयोग हम एम इज आर के साथ आईएनजी में नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? कौन सी? जो वर्ब सेंस को यूज एक्सप्रेस कर रही हो, जो वर्ब्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हो, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है, जो वर्ब्स थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रही है, जो वर्ब्स पजेशन को उपयोग कर रही है। पजेशन मतलब हम अधिकार बताते हैं। कैसे अधिकार बताते हैं? कि भैया वह उसका उस घर पर मालिकाना हक है, तो ओ हो गया, है ना, ऑन हो गया, बिलोंग में हो गया, हेव पास हो गया, पजेस अधिकार होना, बिलोंग यानी वही उसको अधिकार होना या उसको संदर्भित करना। तो इन दैट सेंस ये सारी वर्ब्स के साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग कार। आई एम हैविंग कार अगर आप लिख रहे हैं कि मैं आजकल एक कार रख रहा हूं, तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट होगा आई हैव कार। अगर आप आई हैव कार लिखते हैं तो दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अगर आपने लिखा कि आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया, तो यह सही होगा। पर अगर आपने बोल दिया
कि आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इन वर्ब्स के साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जो अपीयरिंग के लिए यूज किया जाए, कौन सी? सीम, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न, मैटर, सिग्निफाई, ये वे वर्ब्स है जिनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है, डेलिबरेट एक्शन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली हो, द जज इज हियरिंग अ केस। आप देखो यहाँ पर इसका जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, यहाँ पर हियरिंग का उपयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर हियर का मतलब सुनवाई करना है, सुनना नहीं है, सुनवाई करना है। तो जज जो है वो सुनवाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हियरिंग के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई एम थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, ये थिंकिंग ऑफ एक फ्रेज है। ठीक है, इस फ्रेज के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, present indefinite tense is used when the original meaning conveyed that these verbs are depicted. I hear, ठीक है, अब इनका मतलब क्या निकल रहा है? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड, अब यहाँ पर किसका उपयोग किया जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। कब? जब व्हेन द ओरिजिनल मीनिंग कन्वेड बाय दिस वर्ब्स इज डिपिक्टेड, जब इनसे निकलने वाला ओरिजिनल मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि हियर का मतलब सुनना ही होता है और यहाँ पर हियर का मतलब सुनना ही होता है, इसलिए इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं और कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर रहे हैं। जैसे मैं, आई हियर में सुनता हूँ, ठीक है, आई सी में देखता हूं, तो यहां पर मैं देख रहा हूं भी बोलोगे तो आई एम सीइंग करना गलत हो जाएगा। यहां पर करेक्ट क्या होगा? आई सी में देखता हूं। ये वे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे दिस एल्बम इज बिलोंगिंग टू मी, दिस एल्बम इज बिलोंगिंग टू मी, आपको हमने कहा है कि जब आप किसी चीज पर अधिकार बता रहे हो तो उस समय आप उसमें एम इज आर के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट क्या होगा? दिस एल्बम बिलोंग्स टू मी, इसका उपयोग आप वर्ब के साथ एस या ईएस या प्रेजेंट इंडेफिनेट में कर सकते हैं, एम इज आर के साथ आईएनजी में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम बिलीविंग इट, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूं, ये बिलीव वर्ब है, इसमें आईएनजी हम नहीं लगाते हैं, इसका उपयोग हम सिंपल टेंस में करते हैं। तो क्या होगा? आई बिलीव इट करेक्ट होता है। अगर आप यूज कर रहे हैं कि आई एम बिलीविंग इट तो वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, दिस एल्बम इज बिलोंगिंग टू मी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा? दिस एल्बम बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलीव इट। नेक्स्ट समझते हैं, डेविड इज हैविंग अ कार, डेविड इज हैविंग अ कार। देखिए यहाँ पर हैव का मतलब होता है पास है, आपको बताया है कि ये हैव एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब अधिकार बताने की बात हो तो हम नहीं लगाएंगे, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। अब करेक्ट क्या होगा? डेविड हैज अ कार, डेविड के पास एक कार है। ठीक है, इन द सेम वे ये एम इज आर के साथ ओनिंग लगा दिया, एम आर के साथ अंडरस्टैंडिंग लगा दिया, एम इज आर के साथ हियरिंग लगा दिया, एम इज आर के साथ नोविंग का यूज कर लिया, एम इज आर के साथ रिक्वायरिंग का यूज कर लिया। तो इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ये वर्ब्स वे वर्ब है जिनकी लिस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। इन वर्ब्स में हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? फिर सर इसका उपयोग कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको एक ही स्ट्रक्चर का फॉलो करना है, वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, जिसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। कौन सी वर्ब के लिए? ये जो वर्ब दी हुई है, सीम, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, ठीक है, ये जो वर्ब प्रीफर, सी, स्मेल, नोटिस, ये सारी वर्ब्स के लिए हमें इसका उपयोग करना है। इस स्ट्रक्चर एम इज आर, कौन सा स्ट्रक्चर उपयोग नहीं करना है? तो एम इज आर के साथ, एम इज आर के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो यह उपयोग नहीं करना है। कौन सा उपयोग करना है? यह कौन सी वर्ब्स जो अभी हमने वर्ब्स की लिस्ट बताई थी उस वर्ब्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका आज जो है हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आशा करते हैं, वी होप कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से हमने क्या बातें की? हमने कहा कि जब कोई कार्य प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, जब कोई कार्य प्रेजेंट में
कॉन्टिन्यूअस है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, वी उदय के साथ आर का यूज़ किया जाता है, इसी नेमिट के साथ इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, और कहाँ पर उपयोग होता है, तो हमने अलग अलग उसकी कंडीशंस बताई कि जब कोई कार्य प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उपयोग करेंगे। दूसरा, जब कार्य बोलते समय भले ही नहीं कंटिन्यूअस हो लेकिन हाँ प्रेजेंट में अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा हमने बताया कि अगर कोई प्लान्ड एक्शन है फ्यूचर के लिए, कोई प्लान्ड एक्शन है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन हमने एक इसका एक्सेप्शन पढ़ा, एक अपवाद पढ़ा कि कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं लेकिन जो वर्ब्स होती है, कौन सी वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स होती है, वर्ब्स जो इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, वर्ब्स जो पोजीशन को दिखाती है, ऐसी वर्ब्स के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग हम नहीं करते हैं। उन सारी वर्ब्स की लिस्ट हमने देख ली थी, समझ ली थी। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप एक काम कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, मास स्टडी एक और चैनल हमारा है जिस पर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मास स्टडी का हमारा एक ऐप भी है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा जा रहा है, ठीक है, उन सारी एग्जाम्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है और उसके लिए हमने कंप्लीट ग्रामर कोर्स एक लाए हैं जो कि आपको हमारे जो मास स्टडी ऐप है, इस ऐप पर आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, और उसका जो कोर्स है उसका जो कॉस्ट है वो नॉमिनल कास्ट है, बहुत ही कम फीस है। अगर आप उस कम और उसमें सारी एग्जाम्स को कवर करवाने की कोशिश करिए। अच्छा, उसमें एक खासियत, एक अच्छी बात यह भी है कि वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स वहाँ पर एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, और हमने वो सिलेबस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सारी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा और वह भी एकदम नॉमिनल फीस में वो उपलब्ध कराया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मास स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ हमारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो या ठीक ठाक लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।